जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है A1 गुरुकुल यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण सवालों को देखने वाले हैं। दोस्तों, यही सब प्रश्न जो आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा 100% यहाँ से प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में आएंगे। दोस्तों, जो लोग अभी तक तैयारी में नहीं लगे हैं, आपके एग्जाम में बहुत कम समय बचा हुआ है, आप लोग एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। दोस्तों, सारे के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। दोस्तों, वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर अगर पहली बार आए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आगे वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आपका एग्जाम का तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न। अगर दोस्तों किसी भी प्रश्न को आपको उत्तर मालूम है, आंसर मालूम हो, तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। उससे दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है और आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाते हैं। पहला दोस्तों प्रश्न है, संविधान सभा के चेयरमैन यानी अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा जो था उसका गठन जो किया गया था दोस्तों, उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है KM मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या भीमराव अंबेडकर। तो दोस्तों कई लोग जो है विद्यार्थी यहाँ पर भीमराव अंबेडकर जी को ऑप्शन लगा देंगे, लेकिन दोस्तों संविधान सभा का जो है अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष तो यह डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। दोस्तों, अगर पूछ दे आपके एग्जाम में कि दोस्तों कि संविधान सभा के अध्यक्ष जो राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था, उसे कब चुना गया था? कब चुना गया था? तो यह 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष यानी चेयरमैन को चुना गया था। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। दोस्तों, थोड़ा हम लोग डिटेल के साथ चलेंगे, एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताएंगे दोस्तों, जो आपके एग्जाम में यही सब प्रश्न पूछे जाएंगे, तो एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग देखते जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन है बजट घाटे की तरह, बजट घाट ऋण एवं परिसंपत्तियां, या सरकारी व्यय ऋण, या सरकारी व्यय राजस्व प्राप्ति। तो दोस्तों, घाटे की वित्त व्यवस्था का अर्थ होता है यह बजट घाटे की तरह है। दोस्तों, सभी देश जो है घाटे की वित्त व्यवस्था में अभी चल रहे हैं, तो उसे ही दोस्तों बजट घाटे की तरह कहा जाता है। दोस्तों, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित किस देश ने द्वितीय विश्व युद्ध में पर्ल हार्बर पर आक्रमण किया था? द्वितीय विश्व जो हुआ था उसमें दोस्तों पर्ल हार्बर जो था, अमेरिका के पर्ल हार्बर पर, उस पर किस देश ने आक्रमण किया था? तो ऑप्शन है पोलैंड, जापान, जर्मनी या फ्रांस। तो दोस्तों यह जापान ने किया था। अगर पूछ दे यह आक्रमण जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर कब आक्रमण किया था द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, तो यह 8 दिसंबर 1941 को। कब? 8 दिसंबर 1941 को जापान ने अमेरिका के पर्ल हार्बर पर आक्रमण कर दिया था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चौथा नंबर प्रश्न है दोस्तों, अलंग नामक प्रसिद्ध शिप स्पैकिंग यार्ड कहाँ है? यह अलंग नामक प्रसिद्ध शिप या स्पैकिंग यार्ड कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ऑप्शन है महाराष्ट्र, उड़ीसा, गुजरात या गोवा में। तो दोस्तों यह कहाँ पर है? यह गुजरात में है। कहाँ पर है? यह गुजरात है। दोस्तों अलंग के बारे में थोड़ा जान लीजिए, क्योंकि यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों अलंग जो है यह गुजरात के भावनगर जिले में स्थित है। गुजरात के भावनगर में जिले में स्थित है। दोस्तों यहाँ जहाज तोड़ने के लिए दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र है। दुनिया का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ है? तो यह गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात के अलंग में है। तो दोस्तों जब कोई भी युद्धपोत रिटायर हो जाता है तो उसको गुजरात का अलंग शिप यार्ड में भेज दिया जाता है, और अलंग को जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। अलंग को क्या कहा जाता है? यह जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। यहाँ पर दोस्तों हर एक साल जो है 300 से 350 जहाज का जो तोड़ा जाता है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, अलंग को जो है जहाज़ों का कब्रिस्तान भी कहा जाता है। दोस्तों महत्वपूर्ण था, आप लोग थोड़ा इसे ध्यान रखेंगे। तो आपको दोस्तों अगर यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, मांडू की रानी रूपमती का संबंध किससे था? मांडू की जो रानी थी दोस्तों रूपमती का संबंध किससे था? ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी से, बाज बहादुर से, या महावत खान से, या जहांगीर से। तो दोस्तों मांडू की जो रानी रूपमती थी उसका संबंध जो है यह बाज बहादुर से था। किससे था? तो यह बाज बहादुर से था। दोस्तों राज बाज बहादुर जो है, राज बाज बहादुर की पत्नी कौन थी? तो यह मांडू की रानी रूपमती थी।
राजबाज बहादुर की पत्नी कौन थी? यह मांडू की रानी रूपमती थी। और दोस्तों राजबाज बहादुर जो है यह मालवा के शासक थे। कहाँ के थे? तो यह मालवा के शासक थे। दोस्तों जो लोग हमारे चैनल पर आए हैं तो दोस्तों आपको इसी तरह से पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आपको एग्जाम क्रैक करना है। फास्ट के चक्कर में नहीं रहिए, वैसे में एग्जाम अच्छा से क्रैक नहीं हो पाएगा। इसीलिए दोस्तों सारे प्रश्न को आपको समझाते हुए चल रहे हैं। तो आप एक एक प्रश्न को ध्यान में रखेंगे। अगर दोस्तों एक बार में वीडियो समझ नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा देखेंगे। नाटो का मुख्यालय कहाँ है? नाटो जो है दोस्तों उसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है ब्रुसेल्स, लंदन, न्यूयॉर्क या पेरिस में। तो दोस्तों नाटो का जो मुख्यालय है यह बेल्जियम के जो है यह ब्रुसेल्स में है। कहाँ पर है? तो यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है दोस्तों, बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। दोस्तों नाटो के देश की स्थापना अगर पूछ दे, नाटो की स्थापना कब हुआ था? तो यह 4 अप्रैल 1949 को जो है नाटो देश की स्थापना किया गया था। अगर पूछ दे दोस्तों नाटो में कुल कितना देश है वर्तमान में? तो यह दोस्तों कुल 30 देश है वर्तमान में। वर्तमान समय में नाटो में कुल देश की संख्या कितना है? तो वह 30 है। और इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1946 को किया गया था। और दोस्तों इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है, यह बेल्जियम के ब्रुसेल्स में है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय वाद्य यंत्रों में सबसे पुराना कौन सा है? निम्नलिखित वाद्य यंत्रों में जो है सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? ऑप्शन है वीणा, तबला, सितार या संतूर। तो दोस्तों यह वीणा जो है, यह सरस्वती माँ की जो हाथों में रहता है वीणा, यह विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र है। जो विश्व का सबसे पुराना वाद्य यंत्र कौन है? तो यह जो है वीणा है, जो सरस्वती माँ बजाती है। 8 नंबर प्रश्न है, विश्व का विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? विश्व का दोस्तों विशालतम जीवित प्राणी कौन सा है? ऑप्शन है गोरिल्ला, जिराफ, नीली हेल या अफ्रीकी हाथी। तो दोस्तों विश्व का विशालतम स्तनधारी जीव पूछ ले तो यह नीली हेल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह नीली हेल जो है दोस्तों यह समुद्र में पाया जाता है, जो विश्व का सबसे बड़ा स्तनधारी जीव है। अगर दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा स्थलीय जीव पूछ दे, अगर दोस्तों कंफ्यूज नहीं होना है, दोस्तों आपको हर एक पॉइंट क्लियर कराते हुए जा रहा है। अगर स्थलीय जीव पूछ दे तो वह कौन सा हो जाएगा? तो यह हाथी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो यह हाथी हो जाएगा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। 9 नंबर प्रश्न है, भारत के उत्तरी छोर और दक्षिणी छोर के बीच की दूरी कितना है? ये दोस्तों मान के चलिए ये क्या है? उत्तर है, ये दक्षिण है, ये जो है पूरब है और ये पश्चिम है। तो ये पूछ रहा है दोस्तों उत्तर और दक्षिण छोर की जो है भारत की, यह अनुमानित दूरी कितना है? अनुमानित दूरी कितना है? तो यह दोस्तों 32-14 किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कितना? तो यह 32-14 किलोमीटर है। और दोस्तों पूरब से अगर पश्चिम पूछ दे तो यह दूरी कितना है? अगर यह दूरी पूछ दे तो दोस्तों 29,933 किलोमीटर है। और ये कितना है? 3,214 किलोमीटर है। अगर दोस्तों पूछ दे भारत की कुल दूरी कितना है, भारत की कुल क्षेत्र कितना है, तो आप लोग दोस्तों ध्यान रखेंगे कितना है? तो यह 32, 87, 26, 3 वर्ग किलोमीटर है, वर्ग किलोमीटर है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे भारत की कुल क्षेत्रफल अगर पूछ दे तो यह 32, 87, 26, 3 क्या है? तो यह वर्ग किलोमीटर है। तो आप लोग भारत का क्षेत्रफल भी ध्यान रखेंगे, पूछ सकता है। 10 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परतदार चट्टान बनाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जो है यह परतदार चट्टान बनाता है? ऑप्शन है मैग्मा का घनीकरण, कंकरों का घनीकरण या तलछट का घनीकरण या लावा का घनीकरण। तो यह जो है निम्नलिखित में से परतदार चट्टान कौन बनाता है? तो यह तलछट का घनीकरण जो है यह परतदार चट्टान बनाता है। अगर दोस्तों मैग्मा का घनीकरण जो है यह क्या बनाता है? तो यह आग्नेय चट्टान बनाता है। क्या बनाता है? तो यह आग्नेय चट्टान बनाता है। तो आप लोग दोनों ऑप्शन ध्यान रखेंगे, लेकिन इस प्रश्न का ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? अशोक जो है ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेशों में किसे भेजा था? दोस्तों मौर्य सम्राट का जो है प्रतापी राजा कौन थे? तो यह अशोक थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए विदेश किसे भेजा और कहाँ, कौन सा देश भेजा? तो दोस्तों ऑप्शन है प्रवर्तक को, संघमित्रा को, मिनिंदर को या भद्रबाहु को। तो अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा, पुत्री कौन थी? तो यह संघमित्रा को जो है यह दोस्तों श्रीलंका भेजा। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दोनों ध्यान रखेंगे। पुत्र कौन थे? तो यह महेंद्र, और पुत्री जो थी यह सिंघमत्रा जो थी, इसे दोनों बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए श्रीलंका देश भेजा। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है, विकास की प्रक्रिया में मनुष्य का सबसे निकटतम प्राणी निम्नलिखित में से कौन है? मनुष्य का
सबसे बड़ा निकटतम प्राणी कौन सा है विकास की प्रक्रिया में? ऑप्शन है बंदर, हिरन, बाघ या गाय। तो यह दोस्तों बंदर है। कौन है? तो यह बंदर है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी वह कौन थी जिसको प्रभावित किया? निम्नलिखित में से सम्राट अशोक की पत्नी वह कौन थी जिसने अशोक को प्रभावित किया? ऑप्शन है चंदालिका, चारुलता, गौतमी या कारुबाकी। तो दोस्तों यह कारुबाकी ने इसे प्रभावित किया था। किसे कौन किया था? तो यह कारुबाकी ने इसे प्रभावित किया था। दोस्तों आप लोग कमेंट करेंगे सम्राट अशोक जो है यह कौन से राजवंश के शासक थे? कौन से राजवंश के शासक थे? ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप लोग जरूर कमेंट करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है, पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैसों के गोले को क्या कहते हैं? पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस को गोले को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है जीव मंडल, समताप मंडल, वायुमंडल या आयन मंडल। कौन सा मंडल हो जाएगा? तो दोस्तों पृथ्वी के चारों ओर छाए हुए गैस के गोले को जो है दोस्तों यह जीव मंडल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह जीव मंडल कहा जाता है। ये जो है दोस्तों वायुमंडल, अगर बात कर ले वायुमंडल, तो वायुमंडल को दोस्तों 5 भागों में विभाजित किया गया है। वायुमंडल को कितने भाग में विभाजित किया गया है? यह 5 भागों में विभाजित किया गया है। कौन कौन सा है? पहला है क्षोभ मंडल, दूसरा है समताप मंडल, तीसरा है मध्य मंडल और चौथा है आयन मंडल और पांचवा है क्या है? तो यह बहिर्मंडल है। तो आप लोग इसी पे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, क्रीमी लेयर संकल्पना से तात्पर्य है। क्रीमी लेयर संकल्पना से क्या तात्पर्य है? ऑप्शन है सामाजिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण, जातियों के आधार पर वर्गीकरण या आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण या दूध उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों क्रीमी लेयर के संकल्पना से तात्पर्य है आर्थिक स्तर के आधार पर वर्गीकरण। दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। क्रीमी लेयर माध्यम से अन्य पिछड़ा वर्ग जिसे ओबीसी कहते हैं, ओबीसी में आने वाले जातियों आर्थिक आधार पर बंटवारा किया जाता है। जो दोस्तों अर्थात जो व्यक्ति इस लेयर के अंतर्गत आता है उसको सरकारी नौकरी, शिक्षण संस्थान में आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। ओबीसी के अंतर्गत जो दोस्तों आते हैं उसे शिक्षण संस्थान, सरकारी नौकरियों में जो है इसे आरक्षण नहीं दिया जाता है। इसकी शुरुआत दोस्तों 1993 ईस्वी में किया गया था। इसकी शुरुआत जो है 1993 ईस्वी में शुरुआत किया गया था। दोस्तों वर्तमान समय में जिन परिवारों की वार्षिक आय जो है यह 8 लाख से अधिक है उसे क्रीमी लेयर के ऊपर रखा गया है। दोस्तों जिन परिवार का जो है 8 लाख से रुपये से अधिक आय है उसे क्रीमी लेयर से ऊपर रखा गया है। तो आप लोग इसे भी ध्यान रखेंगे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? तो सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है दोस्तों, फ्रांस की क्रांति कब यानी किस वर्ष शुरू किया गया था? कब हुआ था? ऑप्शन है 1770 ईस्वी, 1788 ईस्वी, 1789 ईस्वी में या 1750 ईस्वी। तो दोस्तों फ्रांस की क्रांति जो है यह 1789 ईस्वी में हुआ था, शुरू हुआ था। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 17 नंबर प्रश्न है, लेटेराइटीकरण उत्पन्न होता है। लेटेराइटीकरण जो दोस्तों यह मिट्टी में उत्पन्न होता है वह कब होता है? गर्म एवं आर्द्र प्रदेश में, मंद एवं निष्कासित प्रदेश में या शीतोष्ण प्रदेश में या नदी तटीय प्रदेश में। तो दोस्तों लेटेराइटीकरण जो है यह गर्म एवं आर्द्र प्रदेशों में क्या होता है? यह उत्पन्न होता है। दोस्तों इस मिट्टी में जो है दोस्तों लोहा, चूना, अल्मुनियम का मात्रा जो है अधिक होता है। इस मिट्टी में लेटेराइटीकरण मिट्टी में उत्पन्न जो होता है तो दोस्तों इसमें लोहा, चूना, अल्मुनियम की मात्रा जो है यह अधिक होता है। यह दोस्तों ऐसा नहीं है कि यह चाय और कहवा के लिए जो है यह खेती मिट्टी यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। चाय उत्पादन किया जाता है, कहवा जिसे कहते हैं, ये सब फसल के लिए ये मिट्टी क्या हो जाता है? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो यह ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न है दोस्तों, विली विली का तात्पर्य क्या है? विली विली का जो तात्पर्य क्या है दोस्तों? ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया के पास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात या एक भूकंप, अति उच्च ज्वार या भारत के आसपास का उष्ण प्रदेशीय चक्रवात। तो दोस्तों विली विली जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसका तात्पर्य है ऑस्ट्रेलिया के पास उष्ण प्रदेशीय का क्या है? तो यह चक्रवात है। उष्ण प्रदेशों में यह चक्रवात का नाम है विली विली। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर प्रश्न है दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण, भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित की सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर लगाम लगाई जा सकती है। ऑप्शन है देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री की पद
मर्यादा के मुद्दे पर, या ऑप्शन सी है मंत्रिपरिषद की मर्यादा के मुद्दे पर, या प्राकृतिक आपदा के मुद्दे पर। तो दोस्तों भारतीय संविधान के अंतर्गत यह सुरक्षा का प्रश्न हो तो अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता पर लगाम लगाया जा सकता है देश के प्रभुत्व और एकता के मुद्दे पर। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। असहयोग आंदोलन के दौरान प्रिंस ऑफ वेल्स की पटना यात्रा कब हुआ था? यानी प्रिंस ऑफ वेल्स जो है यह पटना की यात्रा कब किया था? जो दोस्तों पटना क्या है, बिहार की राजधानी कहाँ पर है? तो यह पटना है। इसकी यात्रा दोस्तों यह कब किया था? तो ऑप्शन है 19 से 20 दिसंबर 1921 ईस्वी, 22 से 23 दिसंबर 1921 ईस्वी, 19-20 दिसंबर 1920 ईस्वी, या 22-23 दिसंबर 1920 ईस्वी। तो दोस्तों यह 22 से 23 दिसंबर 1921 ईस्वी में आया था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, 1921 ध्यान रखेंगे, आपका काम बन जाएगा अगर ये एग्जाम में पूछ देता है। तो दोस्तों सारे प्रश्न महत्वपूर्ण है और एक्स्ट्रा फैक्ट भी आप लोग गौर से सुनते चलेंगे। अगर आप सुन भी लेते हैं तो आपको 50% से ज़्यादा एक बार में याद हो जाएगा। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग का अनुपात होता है। प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग का अनुपात कितना होता है? ऑप्शन है, तो दोस्तों प्रकाश का शून्य अवकाश में वेग का अनुपात जो है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। मीटर पर सेकेंड होता है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न है, आंत के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है। आंत के जो रोगी होता है दोस्तों, उसकी जो है उपयोग में कौन सा जो है किरण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है एक्स किरण, अल्फा किरण, बीटा किरण, या गामा किरण। तो दोस्तों आंत के रोगी के निदान के लिए, उपचार के लिए जो है एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। किसे? तो यह एक्स किरण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 23 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आप लोग 9th 10th में ये प्रश्न देखे होंगे और पढ़े भी होंगे। दाढ़ी बनाने के लिए काम में कौन सा दर्पण को लिया जाता है? दाढ़ी जो दोस्तों बनाते हैं उसमें कौन सा दर्पण का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन है अवतल दर्पण, समतल दर्पण, उत्तल दर्पण, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए कई लोग जो है, कई स्टूडेंट जो है जो हमारे चैनल से नहीं पढ़े हैं, तो वो क्या करेंगे, समतल दर्पण लगाएंगे और बोलेंगे हम एग्जाम में अच्छा से ब्रश बना करके आए हैं। लेकिन दोस्तों ये गलत हो जाएगा। दोस्तों दाढ़ी बनाने के लिए और सामान्य यूज के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों 24 नंबर प्रश्न है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने के प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? जैसे कि ठोस कपूर लेते हैं उसको दोस्तों वाष्प बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है वाष्पीकरण, हिमीकरण, पिघलना, या ऊर्ध्वपातन। तो दोस्तों ठोस कपूर को वाष्प कपूर में बदलने की प्रक्रिया को ऊर्ध्वपातन कहा जाता है। दोस्तों कई लोग यहाँ पर भी गलत कर देंगे और बोलेंगे पिघलना कहलाएगा। तो ये दोस्तों नहीं होगा, पिघलना हिंदी साइंस के वर्ड में नहीं होता है, लेकिन दोस्तों ऊर्ध्वपातन हो जाएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों 25 नंबर प्रश्न है और आज का आखिरी प्रश्न है, आज का क्लास का आखिरी प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। पेड़ व पौधे का खाना तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है कार्बोहाइड्रोलिसिस, या ऑप्शन बी है मेटाबॉलिक सिंथेसिस, या फोटोसिंथेसाइजेशन, या फोटोसिंथेसिस। तो दोस्तों यह जो है पेड़ पौधे खाना तैयार करने की क्रिया को जो है फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो यह फोटोसिंथेसिस कहा जाता है। ऑप्शन डी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग जरूर कमेंट करेंगे और आप लोग एग्जाम में अच्छा से अच्छा स्कोर कर पाएंगे, ये हमें आशा है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्तों आप लोग जो है सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, क्योंकि आगे भी प्रैक्टिस सेट आता रहेगा और आपको इसी तरह से बताते जाएंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।